पिछले हफ्ते ना मेरी एक दोस्त से बहस हो गई। अच्छा। हाँ, मतलब छोटी सी बात थी पर पता नहीं कैसे वो बढ़ती चली गई। हम दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े हुए थे। होता है अक्सर। बाद में जब मैं सोच रही थी तो मुझे एहसास हुआ कि हम दोनों बोल तो रहे थे पर सुन कोई नहीं रहा था। मतलब बस अपनी बारी का इंतजार। हाँ बिल्कुल, बस अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे ताकि अपनी बात रख सकें। ये काफी अजीब एहसास था कि दो लोग एक ही कमरे में होकर भी जैसे मीलों दूर थे। और यही वो तजुर्बा है जो लगभग हम सब ने कभी ना कभी महसूस किया है। ऐसा लगता है जैसे हम एक शीशे की दीवार के आर पार बात कर रहे हैं। आवाज जा रही है पर बात पहुंच नहीं रही। बिल्कुल, और इसी वजह से आज हम इयान टूहाउस्की की किताब 21 डेज ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन के कुछ शुरुआती हिस्सों पर बात करने वाले हैं। अच्छा। हमारे पास इसके कुछ अंश हैं और हमारा मकसद ये समझना है कि उस दिन मेरी और मेरे दोस्त की बातचीत में असल में गलती कहाँ हुई और इस किताब के पहले कुछ दिनों के सबक उसे कैसे सुधार सकते थे। मतलब एक तरह से उस बातचीत का पोस्टमार्टम। हाँ बिल्कुल, एक तरह से उस बेकार बातचीत का पोस्टमार्टम होगा। ये एक दिलचस्प तरीका है इसे देखने का। और इस पोस्टमार्टम की शुरुआत शायद वहीं से होनी चाहिए जहां से किताब करती है। कहाँ से? एक ऐसे हुनर से जो बोलने से भी ज्यादा जरूरी है, सुनना। दिन एक इसी के बारे में है। ज्यादातर बातचीत इसलिए नहीं बिगड़ती कि कुछ गलत कहा गया, बल्कि इसलिए कि कुछ सुना ही नहीं गया। तो मतलब पहली गलती तो मैंने वहीं कर दी। मैं सुन नहीं रही थी, मैं बस अपना जवाब तैयार कर रही थी। किताब कहती है कि ज्यादातर लोग शारीरिक रूप से मौजूद होते हैं पर मानसिक रूप से कहीं और। ये लाइन तो मेरे उस दिन के बर्ताव पर एकदम सटीक बैठती है। हाँ, और ये बहुत आम है। हम सोचते हैं कि हम सुन रहे हैं, पर असल में हम सिर्फ आवाज सुन रहे होते हैं, मतलब नहीं। सही बात है। किताब में मनोचिकित्सक कार्ल रॉजर्स का एक बहुत गहरा विचार है। वो कहते हैं कि जब कोई हमें सच में बिना जज किए सुनता है तो वो हमें खुद को ठीक करने का मौका देता है। वाह। सुनने का काम एक मरहम जैसा हो सकता है। जब लोग अपनी भावनाओं और अनुभवों को खुलकर बयान करते हैं तो अक्सर वो अपनी समस्याओं का हल खुद ही निकाल लेते हैं। उन्हें किसी सलाहकार की नहीं, बस एक अच्छे श्रोता की जरूरत होती है। ये बात मुझे थोड़ी परेशान कर रही है, क्योंकि उस बहस में मेरा पहला काम यही था कि मैं उसे सलाह दूं, उसे बताऊं कि वो कहाँ गलत है और उसे क्या करना चाहिए। शायद इसीलिए बात और बिगड़ गई। शायद। तो फिर एक अच्छा श्रोता बनने के लिए करना क्या होता है? सिर्फ चुप रहना तो काफी नहीं होगा, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। चुप रहना और सुनना दो अलग बातें हैं। किताब में कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल तकनीकें दी गई हैं। जैसे कि? बस सिर हिलाना या अच्छा, फिर क्या हुआ, जैसे छोटे छोटे इशारे देना। इससे उन्हें लगता है कि आप उनकी कहानी में उनके साथ हैं। ठीक है। ये तो आसान लगता है, और क्या है? दूसरा और शायद सबसे मुश्किल काम, बात पूरी होने देना। उफ, ये तो बहुत मुश्किल है। हाँ, जब कोई, खासकर अगर वो भावुक है, अपनी बात कह रहा हो, तो बीच में कूदने की अपनी इच्छा को रोकना। हमें लगता है कि हम मदद करने के लिए बीच में बोल रहे हैं, पर असल में हम उनके विचारों की लय तोड़ देते हैं। सही। उन्हें पूरी तरह से अपनी बात कहने का मौका देना सम्मान की निशानी है। यहीं पर किताब का एक और पॉइंट जुड़ता है, बिना मांगी सलाह से बचना। हाँ। ये तो जैसे हमारा राष्ट्रीय खेल है। हमें लगता है कि समस्या बताना मतलब समाधान मांगना है, लेकिन किताब कहती है कि सलाह तभी दें जब कोई साफ साफ पूछे, तुम्हें क्या लगता है, मुझे क्या करना चाहिए। एकदम सही। और इसी से जुड़ा है किताब का 7वां दिन, जो मदद की पेशकश करने के बारे में है। सलाह देने और मदद की पेशकश करने में एक महीन सा फर्क है। क्या फर्क है? सलाह देना कहता है मैं तुमसे बेहतर जानता हूं, जबकि मदद की पेशकश करना कहता है मैं तुम्हारे साथ हूं। अच्छा। आप कह सकते हैं ये तो बहुत मुश्किल लग रहा है, क्या कोई ऐसी चीज है जो मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूं? ये उन्हें कंट्रोल देता है और आप पर कुछ थोपने का इल्जाम भी नहीं होता। वाह, ये तो पूरा नजरिया ही बदल देता है। मतलब सलाम मत दो पर मदद ऑफर करो। और एक तकनीक है अपनी भाषा में दोहराना, है ना, पैराफ्रेजिंग जिसे कहते हैं। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप तोते की तरह उनके शब्द दोहराएं। हाँ, बल्कि ये कि आप उनकी बात का सार अपनी भाषा में कहें। जैसे, तो अगर मैं सही समझ रहा हूं तो तुम इस बात से परेशान हो कि तुम्हारी मेहनत को कोई देख नहीं रहा। अच्छा। ये दो काम करता है। एक, ये पक्का करता है कि आप सही समझे हैं, और दूसरा, ये सामने वाले को दिखाता है कि आपने सच में ध्यान दिया है। लेकिन यहाँ एक सवाल है, क्या ये एक्टिव लिसनिंग हर जगह काम करती है? मान लीजिए ऑफिस में बहुत काम है और कोई सहकर्मी अपनी कहानी लेकर बैठ गया, क्या वहां भी यही सब करना है? बहुत अच्छा सवाल है, और किताब भी इस पर बात करती है। ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। संदर्भ बहुत मायने रखता है। मतलब? कुछ संस्कृतियों में, जिन्हें हाई इन्वॉल्वमेंट कल्चर कहते हैं,
वहां एक दूसरे की बात काटना या बीच में बोलना जुड़ाव और उत्साह का प्रतीक माना जाता है, असभ्यता का नहीं। दिलचस्प है। मतलब अगर मेरा कोई दोस्त बहुत जोश में कुछ बता रहा है और मैं बीच में कुछ जोड़ दूं, तो शायद वो इससे मेरी दिलचस्पी समझेगा, अनादर नहीं। हो सकता है। इसी तरह एक व्यस्त पेशेवर माहौल में सीधे मुद्दे पर आना ज्यादा कीमती माना जाता है। वहां शायद ज्यादा देर तक सिर्फ सुनने से काम की रफ्तार धीमी पड़ सकती है। तो मतलब माहौल देखकर काम करना है। बिल्कुल। इन तकनीकों को समझदारी से, माहौल और व्यक्ति के हिसाब से इस्तेमाल करना होता है। सुनने की कमी से ही जुड़ी हुई दूसरी बड़ी गलती है बीच में टोकना। हाँ, ये तो जैसे बातचीत की हत्या करने जैसा है। जब हम किसी को टोकते हैं तो हमारा बिना कहा हुआ संदेश होता है, चुप हो जाओ, जो मैं कहने वाला हूं वो तुम्हारी बात से ज्यादा जरूरी है। मैंने उस दिन अपने दोस्त के साथ ये कम से कम 10 बार किया होगा। और ये सिर्फ अनादर की बात नहीं है, ये सामने वाले के विचारों की ट्रेन को पटरी से उतार देता है। हो सकता है वो किसी बहुत जरूरी नतीजे पर पहुंचने वाले हों और आपके टोकने से वो सिरा ही उनके हाथ से छूट जाए। सही बात है। लंबे समय तक ऐसा करने से लोग आपसे गहरी बातें साझा करना ही बंद कर देते हैं। उन्हें लगता है कि यहाँ तो अपनी बात रखने की जगह ही नहीं है। किताब में इसे सुधारने के लिए एक बहुत ही सरल लेकिन असरदार एक्सरसाइज दी है। वो गिनने वाली और रणनीतियां भी बताती है। जैसे अपने लिए एक लक्ष्य तय करें। मान लीजिए आप दिन में 20 बार टोकते हैं, तो लक्ष्य बनाएं कि अगले हफ्ते इसे 10 पर लाना है। या फिर एक विजुअल रिमाइंडर का इस्तेमाल करें। अपने लैपटॉप पर एक स्टिकी नोट लगा लें जिस पर लिखा हो, पहले सुनो। मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी वो है चुप्पी की ताकत को समझना। हमें लगता है कि बातचीत में खाली जगह को भरना हमारी जिम्मेदारी है। हाँ, हम खामोशी से असहज हो जाते हैं। लेकिन कभी-कभी वो चुप्पी बहुत जरूरी होती है। वो सामने वाले को सोचने का, अपने विचारों को बटोरने का मौका देती है। बिल्कुल। तो जब हम टोकना बंद कर देते हैं और सच में सुनने लगते हैं, तब अगला कदम आता है, जब हम बोलें तो क्या बोलें और कैसे बोलें। क्योंकि सुनने की नींव रखने के बाद हमारे शब्द उस पर इमारत बनाते हैं और गलत शब्द पूरी इमारत को गिरा सकते हैं। यहीं से बात और दिलचस्प हो जाती है। किताब के अगले कुछ दिन शब्दों के चयन पर हैं। जैसे दिन 3 समावेशी भाषा या इंक्लूसिव लैंग्वेज के बारे में है। मुझे ये पहले बहुत अकादमिक सा लगता था, पर अब समझ आ रहा है कि ये रोजमर्रा की बातचीत में कितना जरूरी है। बहुत ज्यादा। इसका सीधा सा मतलब है ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना जिससे कोई भी अलग थलग या अपमानित महसूस न करे। अच्छा। जैसे किसी की पहचान उसका लिंग, जाति, धर्म या कोई विकलांगता का जिक्र तभी करें जब वो उस बातचीत के लिए सच में जरूरी हो, वरना हम बेवजह लोगों पर लेबल चिपका रहे होते हैं। इसका एक अच्छा उदाहरण है जेंडर न्यूट्रल भाषा का। जैसे अगर हमें किसी डॉक्टर या इंजीनियर का लिंग नहीं पता, तो ही या शी मान लेने के बजाय दे का इस्तेमाल करना। सही। वो एक डायबिटिक है, ये कहना बेहतर है कि वो एक इंसान है जिसे डायबिटीज है। व्यक्ति पहले आता है, उसकी स्थिति बाद में। ये छोटे छोटे बदलाव दिखाते हैं कि आप सामने वाले को एक व्यक्ति के तौर पर सम्मान देते हैं, न कि किसी कैटेगरी के तौर पर। इसके बाद दिन 4 शब्दावली यानी वोकैबुलरी पर है। किताब कहती है कि रिसर्च दिखाती है कि जिन लोगों की वोकैबुलरी अच्छी होती है उन्हें करियर में अक्सर ज्यादा सफलता मिलती है। क्यों? क्योंकि उन्हें बुद्धिमानी से जोड़कर देखा जाता है। लेकिन इसे बढ़ाने के तरीके उबाऊ ना हो। रोज एक नया शब्द सीखना और फिर उसे जबरदस्ती अपनी बातचीत में घुसाने की कोशिश करना थोड़ा अजीब लग सकता है। हाँ, वो थोड़ा बनावटी लग सकता है। लेकिन किताब कुछ मजेदार तरीके बताती है, जैसे फ्री राइस जैसा ऐप जहां आप हर सही जवाब पर किसी जरूरतमंद के लिए चावल दान करते हैं। अरे वाह। या पावर वोकैब जैसे गेम। मकसद ये है कि आप नए विचारों और शब्दों के संपर्क में आएं ताकि आप अपनी बात को ज्यादा सटीक और असरदार ढंग से रख सकें। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया, दिन 5। कौन सा? लेकिन बट की जगह और का इस्तेमाल। ये इतना छोटा सा बदलाव है पर इसका असर बहुत बड़ा है। ये एक मनोवैज्ञानिक हैक जैसा है। इसे एक पेशेवर उदाहरण से समझते हैं। बताइए। मान लीजिए कोई कहता है हम ये प्रोजेक्ट डेडलाइन तक पूरा कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास एक डेवलपर कम है। यहाँ लेकिन शब्द पहली बात की हवा निकाल देता है और एक बड़ी समस्या खड़ी कर देता है। सही बात है। सुनने वाले का सारा ध्यान उस कमी पर चला जाता है। अब इसी वाक्य को और के साथ बोलकर देखें, हम ये प्रोजेक्ट डेडलाइन तक पूरा कर सकते हैं और हमारे पास एक डेवलपर कम है। अच्छा, अब ये 2 अलग अलग तथ्य हैं। एक लक्ष्य है और एक चुनौती है। ये एक समस्या नहीं बल्कि एक समीकरण बन जाता है जिसे हल करना है। ये सहयोग की भावना को बढ़ावा देता है, टकराव की नहीं। मैंने अपनी उस बहस के बारे में सोचा। मैंने कितनी बार कहा होगा मैं तुम्हारी बात समझती हूँ लेकिन।
उस लेकिन ने मेरी हर सहमति को झूठा साबित कर दिया होगा। बिल्कुल, इसी तरह अभी तक शब्द का जादू है। मुझे अच्छी नौकरी नहीं मिल रही कहने में एक तरह की हताशा और पूर्ण विराम है। हाँ, एक फाइनल स्टेटमेंट जैसा लगता है। पर अगर आप कहें मुझे अच्छी नौकरी अभी तक नहीं मिली, तो ये वाक्य में एक उम्मीद जोड़ देता है। ये दिखाता है कि ये एक अस्थायी स्थिति है, स्थायी नहीं। ये मानसिकता में एक जबरदस्त बदलाव लाता है। और फिर सर्वनाम्स, मतलब प्रोपुंस का 6 लगातार मैंने, मुझे का इस्तेमाल करने से हम कितने आत्मकेंद्रित लगते हैं। उस बहस में मैं सिर्फ यही कह रही थी, मुझे लगता है, मेरी राय में। जबकि हम शब्द का इस्तेमाल तुरंत एक टीम वाली भावना पैदा करता है। हम इस समस्या को कैसे सुलझा सकते हैं? ये तुम्हें ये समस्या सुलझानी चाहिए से बहुत अलग और ज्यादा असरदार है। हाँ, ये साथ मिलकर काम करने जैसा लगता है। ये दिखाता है कि आप सामने वाले को अपने साथ शामिल कर रहे हैं। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि मैं का इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए। हाँ, अपनी बात पर टिके रहने या किसी विचार का श्रेय लेने के लिए मैं कहना जरूरी है। जैसे मैं इस फैसले की जिम्मेदारी लेती हूँ, यहाँ हम कहना गलत होगा। बिल्कुल। और अंत में एक और छोटा पर शक्तिशाली बदलाव है दिन 8 का सबक, धन्यवाद कहने की कला। हम सब दिन में कई बार थैंक यू कहते हैं, लेकिन ज्यादातर समय वो बस एक औपचारिकता होता है। तो इसे असरदार कैसे बनाया जाए? 3 तरीके हैं। पहला, साफ साफ बताएं कि आप किस चीज के लिए धन्यवाद कर रहे हैं। सिर्फ थैंक्स नहीं, बल्कि मीटिंग के लिए ये नोट्स इतनी जल्दी तैयार करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, इससे मेरा बहुत समय बच गया। ये ज्यादा पर्सनल लगता है। हाँ, ज्यादा सच्चा लगता है। दूसरा, उनकी मदद का बदला चुकाने की पेशकश करें। क्या मैं इसके बदले तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूं? ये रिश्ते में बराबरी का एहसास कराता है। और तीसरा, जो मुझे बहुत पसंद आया, वो है किसी की तारीफ को कभी ना ठुकराएं। जब कोई कहता है वाह तुमने बहुत अच्छा काम किया, तो हमारा पहला रिएक्शन होता है अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, हम विनम्र दिखने की कोशिश में तारीफ को नकार देते हैं। किताब कहती है कि ऐसा ना करें, बस मुस्कुराइए और कहिए धन्यवाद, मुझे खुशी है कि आपको पसंद आया। सही है। इसे स्वीकार करने से न सिर्फ आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, बल्कि तारीफ करने वाले को भी लगता है कि उसकी राय की कद्र हुई। तो अगर मैं इन सब चीजों को जोड़ के देखूं, सुनना, नौ टोकना, सही शब्दों का इस्तेमाल, ये सब सुनने में बहुत छोटे छोटे बदलाव लगते हैं। लेकिन अब मुझे समझ आ रहा है कि मेरी वो बहस क्यों इतनी बुरी तरह बिगड़ी। मैं इनमें से लगभग हर नियम तोड़ रही थी। मैं सिर्फ एक ही चीज पर ध्यान दे रही थी, अपनी बात को सही साबित करना। और आपने उस बातचीत के सबसे जरूरी नियम को छुआ है, जो किताब के दिन 9 का सार है, सही होने की अपनी जरूरत को छोड़ देना। मतलब जीतने की आदत छोड़ना। हाँ, बातचीत का मकसद बहस जीतना नहीं होता। ज्यादातर समय इसका मकसद एक दूसरे को समझना और रिश्ते को मजबूत करना होता है। जब हमारा लक्ष्य जीतने से हटकर समझने पर आ जाता है, तो ये सारी तकनीकें, सुनना, और का इस्तेमाल करना, हम कहना, अपने आप होने लगती हैं। ये तो सबसे बड़ी सीख है। उस दिन मैं जीतना चाहती थी और आखिर में हम दोनों हार गए। रिश्ता कमजोर हुआ, वो अलग। अगर मैंने सही होने की जिद छोड़ दी होती और बस ये समझने की कोशिश की होती कि मेरा दोस्त ऐसा क्यों महसूस कर रहा है, तो शायद नतीजा कुछ और होता। संवाद का लक्ष्य हमेशा जीतना नहीं, बल्कि जुड़ना होता है। ये सारी तकनीकें उस जुड़ाव तक पहुंचने के औजार हैं। तो कुल मिलाकर असरदार बातचीत कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये छोटी छोटी आदतों का एक सिलसिला है। बिल्कुल। ज्यादा सुनना, कम टोकना और ऐसे शब्दों को चुनना जो पुल बनाए, दीवारें नहीं। बिल्कुल। और ये चर्चा हमें बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ती है। हमने बात की कि कैसे सुने, कैसे बोलें, लेकिन अगली बार जब कोई किसी मुश्किल बातचीत में हो, चाहे वो पार्टनर के साथ हो, बॉस के साथ हो या किसी दोस्त के साथ, तो कुछ भी कहने से पहले खुद से एक सवाल पूछना चाहिए। क्या सवाल? इस बातचीत से मेरा असल मकसद क्या है? क्या मैं अपना पॉइंट साबित करना चाहता हूं या इस रिश्ते को बेहतर बनाना चाहता हूं? आपका जवाब तय करेगा कि आप कौन से शब्द चुनेंगे और आप कितनी ध्यान से सुनेंगे। इस विचार पर गौर करिएगा।